दोस्तों नमस्कार। आज फिर करेंगे गांव की बात। गांव की बात के एपिसोड 7 में मैं आपसे बातचीत करते हुए जो मैंने आज से 2 दिन पहले उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार के संस्थान आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 1960 तक के, उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। और इस जानकारी को देने के पीछे मेरा जो मकसद है कि हमारे राज्य के नौजवानों को जो पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक हैं, जिनका अध्ययन में अच्छी रुचि रही है, उनको इन संस्थान की जानकारी होगी तो फिर उनको ये भी उनके मन में ललक पैदा होगी कि क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन संस्थानों में से किसी एक संस्थान में नौकरी पा सकता हूं, यहाँ पर रोजगार का जो अवसर है उनमें क्या मेरे लिए भी कोई जगह है। ये जो संस्थान हैं इनमें जो काम होते हैं उन कामों में से कहीं मेरी हिस्सेदारी हो सकती है अगर नौकरी नहीं मिलती है तो। इन संस्थानों के इर्द गिर्द या इन संस्थानों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो जीवन की अलग अलग किस्म की आवश्यकताएं, मार्केटिंग से लेकर के दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, क्या उनमें भी मेरे लिए रोजगार का कोई अवसर है। और इसके साथ एक चीज जो मुझे लगती है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के राजनेताओं को उत्तराखंड में समय समय पर सत्ता में जिनको स्थान मिला उन लोगों को इस बात का चिंता और चिंतन करना चाहिए था, इस बात पर विचार करना चाहिए था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए संस्थान, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य बनने से पहले समय समय पर बनाए गए संस्थान या राज्य बनने के बाद जो बड़े संस्थान बने, जो हमारे बच्चे हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको इन संस्थानों का भ्रमण करवा करके इन संस्थानों के क्रियाकलाप से उनको रूबरू कराया जाए, उनको इसकी जानकारी दी जाए। ये अगर किया जाता और इन संस्थानों के बारे में हमारे राज्य के जो भावी पीढ़ी है, हमारे राज्य के जो नौनिहाल हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जिनको भविष्य में रोजगार की तलाश में जाना है, अगर इन संस्थानों से उनको परिचित कराया जाता, इन संस्थानों के क्रियाकलाप से परिचित कराया जाता, इन संस्थानों के काम काज के बारे में बताया जाता, तो बहुत सारे नौजवान जिनकी रुचि कहीं बाहर जाकर के काम करने की, बाहर जाकर के नौकरी पाने की है, उनकी रुचि, उनका रुझान वापस इन संस्थानों की तरफ मोड़ा जा सकता था, जिसको नहीं किया गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इनके नाम, इनका बहुत संक्षिप्त में इनका काम बता करके आपकी जिज्ञासा इस तरफ मोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है। तो कल हमने जिन 20 संस्थानों के नाम परसों आपको गिनाए, उनमें 1948 में देहरादून में भारतीय खनन ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM, इसकी स्थापना की गई थी। ये छूट गया था आज़ादी के बाद पहले साल में जो बना, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि खानों के विनियामक निरीक्षण, खनन योजनाओं के अनुमोदन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से तटीय और अपतटीय खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना इस संस्थान का काम है। मैंने कहा कि मैं विषय का जानकार नहीं हूँ, मैं तो ढूंढ ढांड करके चीज़ें समेट करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग जो आधुनिक युग की पढ़ाई कर रहे हो, IT के सेक्टर में काम कर रहे हो, आप इनको पढ़िए, इनके बारे में जानिए और अपने जीवन में इनकी उपयोगिता को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो ये 1948 का संस्थान था। उसके बाद हरिद्वार में एक बहुत बड़ा संस्थान खुला, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL संक्षिप्त में जिसको बोलते हैं, रानीपुर हरिद्वार में। और BHEL जो है ऊर्जा क्षेत्र के ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो मशीनरीज बनती हैं उनको बनाने का काम करता है। और इसका केवल हरिद्वार में नहीं बल्कि देश के कई अन्य स्थानों पर BHEL की फैक्ट्री है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान देश का है, बहुत
प्रतिष्ठित संस्थान है। तो BHL के बारे में हमारे उत्तराखंड के लोग जानते होंगे, इसके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। ऐसे 1960 में ही रुड़की हरिद्वार में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग DEQ इसकी स्थापना हुई और इसका काम था कि भूकंप के संभावित परिणामों की भविष्यवाणी करना, इस पर रिसर्च करना। इसके हिसाब से बिल्डिंग कोड, जो बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करने के साथ और बिल्डिंग ऐसी बने जो भूकंप को झेल सके। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ। उसका डिजाइन, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका मेंटेनेंस किस तरह से होना चाहिए, ये इस संस्थान का काम था। ये रुड़की हरिद्वार में है। अगला संस्थान है उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, रायपुर देहरादून में 1960 में स्थापित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी उपकरणों के सुधार और नवाचार और उनके उपयोग को बेहतर बनाना, ये इस संस्थान का काम था। एक 1962 में ITM, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसकी स्थापना की गई। अब कितने लोगों को पता है कि मसूरी में ही जो रहने वाले लोगों को इसका पता नहीं होगा। ये जो ITM है, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान और विकास को प्रमोट करना, ये इसका काम था। अगला संस्थान है, ये खुला अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 1964। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान। ये आयुर्वेद से संबंधित जो है रिसर्च और जो दवाइयों का निर्माण से लेके और आयुर्वेदिक के ज्ञान को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसका कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ इसको खोला गया। आयुर्वेद में भारत को दुनिया में सबसे बेहतर देश माना जाता था, सबसे विद्वान और जानकार देश माना जाता था। और हमने बचपन में देखा जब अस्पताल नहीं थे तो जो नाड़ी वैद्य होते थे वो 3 उंगलियां ऐसे नाड़ी पर रख करके वात, पित्त और कफ, वो उनका जो डायग्नोसिस का तरीका था, उस बातचीत और कफ के माध्यम से नाड़ी की स्ट्रेंथ, नाड़ी के रिद्म और नाड़ी की गति को देख करके ये निर्धारित करते थे कि किस व्यक्ति को क्या बीमारी है। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है बीमारी को पकड़ने का। अब तो एलोपैथी पर लोगों का जोर है, कलयुग है, त्वरित लोगों को फल चाहिए और आयुर्वेदिक में थोड़ा सा आयुर्वेदिक की दवाइयों का फायदा थोड़ा विलंब से मिलता है, वो सब्र हमारे पास नहीं है। तो ये आयुर्वेद का संस्थान खुला। उसके बाद अगला जो संस्थान खुला 1965 में फिर रुड़की में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बड़े प्रोजेक्ट उनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग होती है इंजीनियरिंग के माध्यम से, उसकी रिसर्च का सेंटर है। ये भी बड़ा सेंटर एक खोला गया रुड़की में और इसमें जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उसको इसका लाभ मिल सकता है। उत्तरकाशी का नंबर पहली बार आया 1965 में। पर्वतीय क्षेत्र में हमारा सीमांत जिला उत्तरकाशी, जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं निम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। निम ने कई ऐसे लोग प्रशिक्षित करके दिए जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने का काम किया और ट्रैकिंग का काम करते हैं, ये रिसर्च का काम भी करते हैं, तकनीकी शिक्षा देने का काम ये संस्थान करता है। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता है जो उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव की है, और उसके बाद अब तो कई महिलाओं ने कर दिया। भारतीय सुदूर सर्वेक्षण संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में है और इसकी स्थापना देहरादून में 1966 में की गई। ये सुदूर संवेदन, भू सूचना और प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधन के लिए GPS जो पद्धति है उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण को डेवलप करने का काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत विद्वान लोगों का विषय है
और इसमें मेरे से बोलने में, शब्दों के उच्चारण में, इसकी तकनीकी बताने में गलती हो सकती है। तो मेरे साथी जो देख सुन रहे हैं वो उस गलती की ढूंढ खोज करने के बजाय इसमें अच्छा क्या है उसकी ढूंढ खोज करेंगे तो उनके लिए लाभकारी होगा। उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में खोला गया था 1966 में, और कानून की उच्च शिक्षा देने के लिए वहाँ पर इस संस्थान की स्थापना की गई। बहुत सारे विद्यार्थियों ने वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल की। 1967 में ऋषिकेश में खोला गया इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL, दवाइयों के निर्माण के लिए इस कंपनी का वहाँ पर खोला गया था। बहुत बड़ा संस्थान है वहाँ पर। फैक्ट्री से लेकर के कर्मचारियों के क्वार्टर से लेकर के खूब खुली जगह। उत्तराखंड की राजधानी कायदे से वहीं बसाई जानी चाहिए थी, क्योंकि वो फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य बनने से बहुत पहले बंद हो गई थी। 834 एकड़ भूमि जो है IDPL फैक्ट्री के पास है, और इसका निर्माण 1967 में होने के बाद इसको 1992 में रुग्ण इकाई, बीमार इकाई घोषित करके 96 में इसका उत्पादन सीमित किया गया और 52 साल बाद इसको बंद कर दिया गया, और तब से जो है ये फैक्ट्री बंद है राज्य बनने से पहले से। ये जमीन वन विभाग और फैक्ट्री के अधीन होने के कारण इसी 834 एकड़ जो जमीन IDPL के पास है, 200 एकड़ जमीन एम्स को दी गई, और एम्स का लाभ आज सारे राज्य के लोग ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी ले रहे हैं। तो इस जमीन अगर बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो इसका फायदा होगा। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम 1970 में देहरादून में इसको स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था जल संवर्धन, जल संचयन और जल विद्युत का उत्पादन। इसके माध्यम से राज्य के अंदर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने का था, और इस दिशा में काम करने का था। एक नैनीताल में 1971 में खोला गया डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी। ये जो अकादमी है ये प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण देने के साथ उनको रिफ्रेश कोर्स कराने का काम करती है, तो इसका लाभ उनको मिलता है। काशीपुर में 1972 में खोला गया राजकीय डिजाइन केंद्र, स्टेट डिजाइन सेंटर। इसमें हजारों बुनकरों और जो छिपी होते हैं उनको प्रशिक्षण देकर के आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाता है। और क्योंकि मैदानी क्षेत्र में बुनकर परिवार अपनी रोजी रोटी इस ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना काम करके चलाते हैं, तो इस संस्थान का अपना महत्व। मसूरी पर्वतों की रानी, वहाँ पर 1 अप्रैल 1974 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी उसको बोलते हैं। और उच्चतर जो सिविल सेवाओं के अधिकारी होते हैं उनको वहाँ पर प्रशिक्षण देने के साथ IAS अधिकारियों को, और समय समय पर उनके रिफ्रेशर कोर्स वहाँ पर चलाए जाते हैं। तो ये एक संस्थान हमारे पास है। वहाँ पर जो IAS क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद वो प्रशिक्षण लेगा, या IAS के पद पर जो होगा या अन्य बड़े अधिकारियों के पद पर होगा वो प्रशिक्षण लेगा। लेकिन वहाँ पर जो दूसरी कारोबारी किस्म के रोजगार के साधन है उसका लाभ बहुत सारे लोग ले रहे हैं। 1974 में 1 अक्टूबर को अल्मोड़ा में रक्षा कृषि शोध संस्थान डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। रक्षा उपयोग के लिए जैव संसाधन और जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास करना इस संस्थान का काम। नैनीताल, जैसे पहाड़ों की रानी मसूरी, ऐसे ही नैनीताल भी है। नैनीताल की झील पूरी दुनिया में मशहूर है, और 1976 में उस नैनीताल में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्स NBPGR नाम से एक संस्थान खोला गया। और ये संस्थान जो है इस ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है हरित क्रांति के आगमन के साथ हुई। इसके बाद अगला संस्थान है
1976 में देहरादून में खोला गया केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। भूमि जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ऊर्जा संरक्षण करना और आवास का संरक्षण करना, ये इस संस्थान का उद्देश्य जो है इसमें बताया गया। 1979 अल्मोड़ा, जहाँ शिक्षा का विकास उत्तराखंड में सबसे पहले और सबसे अच्छा हुआ, वहाँ पर खोला गया गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। गोविंद बल्लभ पंत जी इस राज्य के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के निवासी थे और उनके नाम पर यह संस्थान की स्थापना की गई। भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को संरक्षित करना और उसका प्रदर्शन करना इस संस्थान का काम। श्रीनगर जो गढ़वाल का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड प्लेनेट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, HAPPRC। ये 1979 में की गई और ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड में पाए जाने वाले पौधों में फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं उसकी रिसर्च करने के साथ जो अलग अलग जड़ी बूटियों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने और जो प्रजातियां लुप्त होने की दिशा में उनका संरक्षण करने का काम यह संस्थान करता है। 1980 में देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो भूगर्भीय सर्वेक्षण का बड़ा संस्थान उत्तराखंड में है, ये इस संस्थान का काम जो है जियोलॉजिकल जो गतिविधियां हैं, भूगर्भीय जो गतिविधियां हैं, भूकंप से लेकर के आपदा से लेकर के, ये उनका अध्ययन करता है, उन पर शोध करता है और उनके बारे में पेपर प्रकाशित करता है। तो ये इस संस्थान का काम है। नैनीताल में फिर 1981 में मैं देख रहा कि क्रमदर हर साल कुछ ना कुछ नया यहाँ पर हुआ। जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, केंद्रीय हिमालयी पर्यावरण संघ, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, इसका काम, मुख्य काम जो है हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण, साझा प्रबंधन और सामुदायिक विकास को सुनिश्चित करना था। तो 1981 तक जितने संस्थान इस राज्य के अंदर खुले, 2 दिन में मैंने इनको आपके सामने ला करके इनके नाम, इनके ये कहाँ पर स्थापित हैं और किस किस वर्ष में इनकी स्थापना उत्तराखंड में हुई, और बहुत संक्षिप्त में कि इनका मोटे तौर पर क्या उद्देश्य है यहाँ पर स्थापित किए जाने का, उस पर बात की। कल हम 1982 और उससे आगे जो संस्थान खुले उनके बारे में आपसे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमने एक बार पढ़ दिए इन संस्थानों के बारे में, अगर और कोई जानकारी हमको मिलती है तो उस जानकारी को भी फिर अगले किसी दिन आप तक पहुंचाएंगे। जो लोग इन चीज़ों को जानने के इच्छुक हैं, वो जो देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि ये बात केवल अपने तक सीमित रखने के बजाय ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप इसको लाइक करने का काम करेंगे। मेरा दूसरा निवेदन है कि आप इसको शेयर करने का काम करें और इस पर अपनी राय जरूर दें कि मैं जो चीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर उस पर कहीं त्रुटि हुई तो आप उसको भी मुझे बता सकते हैं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। हम जब काम करेंगे तो गलतियां संभावित हैं, काम नहीं करेंगे फिर गलती किस बात की। तो नो वर्क नो मिस्टेक के सिद्धांत पर हम काम नहीं करते, बल्कि हम काम करके गलतियां होती हैं तो उसमें सुधार का प्रयास करते हैं और तभी जीवन आगे बढ़ता है। तो आप जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।